रात के 12 बज रहे थे। आज रविवार था और तारीख 17 जुलाई। आर्यन अपनी कार से रायपुर की ओर जा रहा था। हाईवे के दोनों ओर घना और डरावना जंगल था। सड़क इतनी सुनसान थी कि मीलों तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन की टेंशन साफ झलक रही थी। जब आसमान में काले बादल आपस में गरजते तो वह अनजाने डर से कुछ सहम सा जाता, और जब बिजली चमकती तो उसकी आंखें डर के मारे एक पल को सफेद पड़ जाती थीं। वह यह सफर बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे यह काम पूरा करना ही था। तभी अचानक कार की पिछली सीट से एक बूढ़ा आदमी उठा। वह बिल्कुल किसी प्रेत की तरह लग रहा था। वह आर्यन के कान के पास आकर तेज आवाज में चिल्लाया, आर्यन, मेरी बात सुनो। तुम वहां मत जाओ। यह सफर तुम्हें मरवा देगा, वरना तुम बेकार में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आर्यन उसकी अचानक आवाज सुनकर एकदम चौंक गया। इस अचानक झटके से एक पल के लिए उसका गाड़ी पर से संतुलन ही बिगड़ गया था। कार सड़क पर डगमगा गई। किसी तरह उसने तेजी से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और स्पीड कम की। मत जाओ, लौट चलो। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। सावधान, सावधान, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन आर्यन ने अपने दिमाग में ठोकर मारी। उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना है। उसने डैशबोर्ड से अपने एयरबड्स लिए और उन्हें अपने दोनों कान में कसकर लगा दिए। उसने बूढ़े आदमी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। तभी सड़क किनारे उसे एक ढाबा और उसके बगल में एक छोटी सी टपरी दिखाई दी। आर्यन ने अपनी कार को वहां किनारे पर रोका। वह कार से उतरा और टपरी से 2 पैकेट सिगरेट खरीदकर वापस कार में बैठ गया। उसने पहले पीछे की सीट पर देखा तो वह बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। पूरी सीट खाली थी। आर्यन को हल्का सुकून मिला, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हुई। अचानक एक आदमी उसकी गाड़ी के दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। वह ढाबे में काम करने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम सुरेश था। आर्यन ने उसे कुछ ही देर पहले ढाबे में काम करते हुए देखा था। सर, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है और यहां रात में कोई बस नहीं चलती। आर्यन ने सिर हिलाकर हां कहा। वह आदमी कार में बैठ गया। सामने डैशबोर्ड पर एक अखबार रखा था। उस आदमी ने बिना पूछे अखबार अपने हाथ में ले लिया। अखबार के पहले पन्ने पर एक चौंकाने वाली खबर थी। रायपुर हाईवे पर कुछ और लोगों के लापता होने की खबर। पुलिस को उनमें से एक का शव उसी जगह मिला जहां से वे गायब हुए थे। आर्यन ने उसकी ओर देखा। सुरेश वह न्यूज़ पढ़ रहा था। इस एरिया में क्या हो रहा है? ये गायब होने की घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में यह छठी घटना होगी। क्या पता साहब, शायद यहाँ कोई गुट है जो ये लूटपाट कर रहे हैं। ये लोग रायपुर की ओर जाने वाली बाहर की कारों को पहचान कर निशाना बनाते हैं। साहब, आप भी बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकिएगा। आखिर किसी की मदद करने से पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। सुरेश की चेतावनी सुनकर आर्यन का शक गहरा गया। उसने सुरेश की ओर ध्यान से देखा, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद जंगल थोड़ा कम घना हुआ और इंसानों की बस्ती दिखने लगी। थोड़ी देर बाद एक गांव दिखाई दिया। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे तो सुरेश ने आर्यन से गाड़ी रोकने को कहा। धन्यवाद सर, सावधान रहें और जैसा कि मैंने कहा, कहीं भी ना रुकें। ये सड़क रात में बहुत खतरनाक होती है। ठीक है भाई साहब। आर्यन ने उसे उतारा और अपना सफर जारी रखा। गांव पीछे छूट गया था। सड़क फिर से सूने और डरावने जंगल से घिर गई थी। तभी उसके पीछे बूढ़े आदमी की आवाज फिर आई, कानों में एयरबड्स होने के बावजूद। सावधान, सावधान, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आर्यन एक बार फिर चौंका और उसने देखा कि उसके सामने सड़क के किनारे कोई खड़ा है। एक जवान लड़की, सफेद गाउन पहने हुए। उसके पास ही एक बंद स्कूटर पड़ा था। उसने कार धीरे की और फिर उस भयानक सन्नाटे में उसने कहीं दूर से पुराने चर्च की धीमी घंटी की आवाज सुनी। युवती का चेहरा अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और भय के भाव थे। वह डरी हुई सी खड़ी थी। उसने हाथ हिलाकर आर्यन से कार रोकने का अनुरोध किया। आर्यन के दिमाग में सुरेश की बात गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना। आर्यन ने पहले उसे पीछे छोड़ आगे निकल गया।
लेकिन समय बाद उसे लगा कि यह सही नहीं है। कोई लड़की अकेली फंसी हुई है। उसने कार रोक दी और रिवर्स लेकर लड़की के करीब खड़ी कर दी। क्या आप मुझे प्लीज मेरे पुराने चर्च तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरा स्कूटर खराब हो गया है। उसकी सुंदरता और मधुर मासूम आवाज ने आर्यन को मोहित कर लिया। क्यों नहीं, आप अंदर बैठ जाइए। वह लड़की कार के अंदर बैठ गई। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे पुराने चर्च की एक बुजुर्ग औरत है, सिस्टर मैरी। मैं उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने गई थी। वहां से आते हुए मेरी स्कूटी अचानक इस जगह पर रुक गई। ये इलाका बहुत खराब है। यहाँ कई लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों का अपहरण हो चुका है, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। वैसे यहाँ से तुम्हारा चर्च कितनी दूर है? यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाने पर दाहिनी ओर एक सड़क मिलेगी। मुझे वहां से थोड़ा आगे जाना है। आर्यन ने सिर हिलाया। वह अब बिना कुछ बोले गाड़ी चला रहा था। जब से अंजलि कार में बैठी थी तब से उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। आर्यन को घुटन और नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसे कार के अंदर की हवा भारी हो गई हो। अचानक से कोई चीज तेजी से कार के सामने से पार हो गई। आर्यन ने गाड़ी धीमी करते हुए कार रोक दी। क्या हुआ? अरे, कोई कार के सामने से भागा। अंधेरे में मैं पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। मुझे लगा कि वह कोई महिला होगी। मैंने कहा था ना कि ये इलाका अच्छा नहीं है। ज्यादा देर मत करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। आर्यन ने गाड़ी वापस आगे बढ़ा दी। अब वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ चुके थे कि अचानक तिरछी नजरों से उसे अपनी गाड़ी के ठीक बगल में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने दाहिनी ओर देखा और एक आदमी को देखा। वह कार की स्पीड से ठीक बगल में दौड़ रहा था। दादा, आप मुझे कुछ दूर तक छोड़ सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उस आदमी ने अजीब से कपड़े पहने थे। एक आदमी जिसके चेहरे पर थोड़ा खून लगा था, कार की स्पीड से दौड़ता हुआ गिड़गिड़ा रहा था। आर्यन को पसीना आ रहा था। क्या हुआ? आप डर क्यों रहे हैं? आपकी सांसें तेज हो रही हैं। अरे देखो, ये आदमी कार की स्पीड से कैसे दौड़ रहा है। कौन सा आदमी? मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तुम खिड़की बंद करो और जल्दी से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दो। मुझे लगता है तुम्हें वहम हो रहा है। तुम थके हुए हो। आर्यन पूरी तरह से डर गया था, लेकिन अंजलि पर शक भी कर रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस समय और आगे सफर नहीं करना चाहिए। आप हमारे पुराने चर्च में रात को रुक सकते हैं। सुबह आप आराम से जा सकते हैं। कुछ देर बाद अंजलि ने कार दाईं ओर जाने वाली सड़क पर मोड़ने के लिए कहा। आर्यन ने मोड़ दिया। कुछ किलोमीटर आगे कच्ची सड़क थी और अब आगे चर्च दिखाई देने लगा। उसने कार चर्च के सामने लाकर रोक दी। वो दोनों कार से बाहर निकले। रात बहुत हो चुकी थी और आर्यन जान चुका था कि इस सफ़र को जारी रखना खतरनाक था। इसीलिए अब वो आज रात चर्च में ठहरने वाला था। उसने कार की डिक्की से अपना सामान निकाला। उसके सामने एक विशाल 3 मंजिला पुराने चर्च की इमारत थी। चर्च के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसके चारों ओर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। क्या यहाँ कोई फंक्शन है? यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं? पड़ोसी गांव में शादी है। शादी में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। हमने अस्थायी रूप से ये जगह उनकी गाड़ियां खड़ी करने के लिए दे दी है। वो कल दोपहर तक ये सारी गाड़ियां यहाँ से ले जाएंगे। वे चलते चलते अब चर्च में आ गए और अंजलि ने आर्यन को अंदर जाने के लिए कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने आर्यन की कार की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। आर्यन ने देखा कि चर्च के मुख्य हॉल में कहीं भी ईश्वर की छवि नहीं थी। उसे यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दीवार पर बस एक सादा क्रॉस था, जिसके सामने कई मोमबत्तियां जल रही थीं। हॉल के दोनों ओर लकड़ी की बेंच थी, जहां लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन इस समय हॉल पूरी तरह से खाली था। अंजलि अब उसे मुख्य हॉल से दूसरे कमरे में ले आई। सामने कुछ कमरे थे। उसमें से एक के पास जाकर उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं। आप कल सुबह यहाँ से जा सकते हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह आपसे मिलूंगी। अब आप आराम कर सकते हैं, उसने कहा और चली गई। आर्यन कमरे में आया। वह अंदर गया और कमरे पर नजर डाली। वहां एक छोटा सा कमरा था। उसमें एक पलंग था और बगल में एक अलमारी थी। उसने अलमारी खोली। अलमारी में ढेर सारे कपड़े थे। उसे यह थोड़ा अजीब लगा। वहां कोई पंखा नहीं था, इसलिए उसने कमरे की खिड़की खोल दी। खिड़की से बाहर खुला मैदान और बाहर खड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही थीं।
वह बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, आर्यन तो बेड पर लेट गया, पर एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही। क्या अंजलि उसे बचाने वाली है या फिर उस रात अंजलि ही आर्यन की जान लेने वाली थी? इसका जवाब अगले पार्ट में।